दोस्तों, तैयार हो जाइए डर के उस एहसास के लिए जो आपके रूह तक उतर जाएगा। मैं हूं गुलशन और आप देख रहे हैं गुलशन हॉरर स्टोरी। आज की कहानी है फोन पर आया मौत का कॉल। एक ऐसा कॉल जो सुनते ही आपके खून की धड़कनें रुक जाएंगी। वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इसे कहां से देख रहे हैं। तो अब डर के इस अंधेरे सफर की शुरुआत करते हैं, अगर आप हिम्मत रखते हैं। राहुल एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट अपनी पढ़ाई और दोस्तों के साथ समय बिताने में व्यस्त था। वह हमेशा रात के देर समय तक मोबाइल पर चैट करता और कभी-कभी हॉरर वीडियो देखता। एक रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का घंटा बजाया, राहुल का मोबाइल अचानक कंपने लगा। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर दिखाई दिया। उसका दिल धड़कने लगा। राहुल ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत धीमी टूटी फूटी आवाज आई। मेरी मदद करो। राहुल ने तुरंत पूछा, कौन हो तुम? लेकिन कॉल अचानक कट गया। उसका हाथ कांप रहा था। कमरे की हर चीज अचानक डरावनी लगने लगी। वो अपने कमरे में अकेला था। चारों तरफ अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल ने खुद से कहा, यह बस कोई मजाक होगा। लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया। क्या वह आवाज सच में किसी की थी या कुछ और? राहुल को पिछली रात का अनुभव भूलना मुश्किल हो रहा था। वह बार बार वही टूटी फूटी आवाज याद कर रहा था, मेरी मदद करो। लेकिन सुबह की रोशनी ने थोड़ी हिम्मत दिलाई। उसने सोचा, शायद यह सिर्फ किसी का मजाक था। लेकिन अगले दिन रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजे दिखाया, वही अज्ञात नंबर फिर से कॉल करने लगा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब पता था कि यह कोई साधारण मजाक नहीं था। कॉल उठाते ही वही डरावनी आवाज फिर सुनाई दी, राहुल मुझे मदद चाहिए। इस बार आवाज और भी भयंकर और गुमनाम लगी, जैसे कोई वास्तविक दर्द और डर उसमें भरा हो। राहुल ने घबराकर कहा, मैं मदद करूंगा, लेकिन तुम कौन हो? लेकिन जैसे ही उसने सवाल पूछा, कॉल फिर अचानक कट गया। कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। ठंडी हवा का झोंका आया, पर्दे धीरे धीरे हिले और कमरे के अंधेरे कोनों में साया जैसे जीवित हो उठा। राहुल डर के मारे कांप रहा था। उसने अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क कट गया। वह अकेला और डर से बंधा हुआ महसूस कर रहा था। रात भर उसे यही ख्याल सताता रहा, क्या यह आवाज सच में किसी लड़की की थी जो मदद की मांग कर रही थी, या यह कुछ भयानक और अदृश्य था जो उसके पीछे था? अगली सुबह राहुल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। लेकिन उसे अब अंदाजा भी नहीं था कि यह केवल शुरुआत है और जो आने वाला है उससे बचना आसान नहीं होगा। राहुल अब पूरी तरह बेचैन था। पिछले 2 रातों के अनुभव ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। हर बार घड़ी जब 12 बजे की बजती तो उसकी रूह में ऐसा डर फैल जाता कि लगता कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही है। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि यह कोई साधारण कॉल नहीं थी, बल्कि कुछ भयानक और गुप्त रहस्य का संकेत था। उस रात राहुल ने तय किया कि वह इस बार कॉल का सामना करेगा। वह अपने कमरे में बैठा, मोबाइल हाथ में लिए, घड़ी की सुइयों को देख रहा था। जैसे ही 12 बजे का समय आया, वही अज्ञात नंबर स्क्रीन पर चमकने लगा। राहुल ने गहरी सांस ली और कॉल उठाया। दूसरी तरफ से वही टूटी फूटी डरावनी आवाज आई, राहुल मेरी मदद करो, मुझे मत छोड़ो। राहुल का हाथ कांप रहा था। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने यह शब्द कहे, कॉल अचानक कट गया। अब डर सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं रहा। कमरे के कोनों में छाया जैसे धीरे धीरे जीवित होती जा रही थी। पर्दों की हल्की हलचल, दीवारों पर अजीब आकृतियां और अंधेरे में हल्की रोशनी के बीच एक फीकी अस्पष्ट परछाई दिखाई दी। राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और कमरे के चारों ओर देखा। हर चीज सामान्य लग रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी उसने महसूस किया कि फोन अब अपने आप कंपा रहा है, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। स्क्रीन पर फिर वही नंबर ब्लिंक करने लगा। अब उसकी आंखों के सामने एक और चीज आई। फोन की स्क्रीन पर धीरे धीरे किसी लड़की का चेहरा उभरने लगा।
उसकी आंखें खाली, चेहरे पर दर्द और खौफ साफ झलक रहा था। राहुल घबराया, उसने फोन फेंक दिया, लेकिन आवाज अब कमरे के चारों तरफ गूंजने लगी। राहुल, मेरी मदद करो, नहीं तो तुम भी। उसकी आत्मा तक में डर घुस गया। उसने कोशिश की कि वह चिल्लाए, लेकिन आवाज दबकर उसके गले में फंस गई। कमरे की दीवारें जैसे सांस लेने लगीं और अंधेरे में हल्की नीली और लाल रोशनी ने पूरे कमरे को असली हॉरर सीन जैसा बना दिया। राहुल अब समझ गया था कि यह केवल कॉल का मामला नहीं था, यह लड़की की आत्मा थी जो उसकी मदद चाह रही थी, और अगर वह नहीं रुका तो इसका प्रभाव सिर्फ उसकी ही जिंदगी तक सीमित नहीं रहेगा। वह धीरे धीरे डर और जिज्ञासा के बीच खड़ा था, जानता हुआ कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात होने वाली है। राहुल पूरी तरह डर के और थकान के मिश्रित भाव में था। पिछली रात की घटनाएं उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। हर आवाज, हर हल्की हलचल अब उसे जीवित और खतरनाक लग रही थी। उसने तय किया कि इस बार वह किसी भी हालत में उस रहस्य को उजागर करेगा। उसने कमरे की बत्तियां बुझा दी ताकि फोन की स्क्रीन की रोशनी ही उसे मार्गदर्शन करे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, वही अज्ञात नंबर स्क्रीन पर चमकने लगा। राहुल ने गहरी सांस ली और कॉल उठाया। इस बार आवाज केवल टूटी फूटी नहीं थी, बल्कि गहरी पीड़ा और घबराहट झलक रही थी। राहुल, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं डर रही हूं। राहुल की आंखें फैल गईं। आवाज इतनी वास्तविक लग रही थी कि उसे लगा जैसे कोई सचमुच उसके कमरे में मौजूद है। अचानक कमरे के कोनों में हल्की धुंध सी फैल गई, पर्दे अपने आप हिले और दीवारों पर फीकी परछाइयां घूमने लगीं। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि फोन की स्क्रीन पर एक फोटो उभर रही थी, वही लड़की, उसके कॉलेज की सीनियर जिसकी अचानक मृत्यु हुई थी। तस्वीर में उसकी आंखें सीधे राहुल की तरफ देख रही थीं और चेहरा पीड़ा और क्रोध के मिश्रित भाव से भरा था। राहुल समझ गया कि यह केवल आत्मा नहीं थी, यह लड़की की अनसुलझी आत्मा थी जो उसके माध्यम से अपना रहस्य दुनिया के सामने लाना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या चाहिए। लेकिन जवाब में केवल एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में असली डरावना सन्नाटा फैल गया। उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे मेरा दर्द बताओ, वरना तुम भी। राहुल ने अपने कंपाते हाथों से नोटबुक और मोबाइल उठाया और जल्दी जल्दी उस लड़की की जिंदगी के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की। उसने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड, दोस्तों की बातें और घटनाओं के बारे में पढ़ा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि लड़की की मौत केवल आत्महत्या नहीं थी, बल्कि किसी भयंकर राज्य का परिणाम थी। कमरे की हवा अब और भी ठंडी हो गई थी, पर्दे जोर जोर से हिल रहे थे और राहुल के चारों तरफ हल्की नीली और लाल रोशनी ने पूरी जगह को असली हॉरर फिल्म जैसा माहौल दे दिया। वह जानता था कि उसे अब सिर्फ कॉल का सामना नहीं करना है, बल्कि उस रहस्य को सुलझाना है, या फिर यह डरावनी आत्मा उसकी भी जिंदगी में अटूट डर छोड़ जाएगी। राहुल अब पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और डर दोनों उसे कमरे में रोक रहे थे। पिछले 4 रातों के अनुभवों ने उसके दिल में एक अजीब मिश्रण पैदा कर दिया था, डर और साहस का। अब उसे पता था कि यह केवल कॉल नहीं थी, यह लड़की की आत्मा थी, और शायद वही उसकी जिंदगी का आखिरी खतरा और रहस्य दोनों लेकर आई थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, वह कॉल फिर से आया। राहुल ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। इस बार आवाज बेहद स्पष्ट और दर्दनाक थी। राहुल, मैं देख सकती हूं कि तुम मुझे समझना चाहते हो, लेकिन डर मत, मेरे पास आओ। राहुल का हृदय धड़कते धड़कते रुक सा गया। वह जानता था कि यह समय केवल कॉल सुनने का नहीं था, बल्कि सच्चाई का सामना करने का समय था। उसने अपने डर को काबू में रखते हुए कमरे के बीच में कदम रखा। अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और कमरे के चारों ओर नीली और लाल रोशनी का डरावना मिश्रण फैल गया। और तभी उसने देखा, कमरे के ऊपर फीकी पारदर्शी परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी।
वह वही लड़की थी जिसके बारे में उसने रिकॉर्ड और फोटो देखी थी। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और एक गहरी उदासी झलक रही थी। राहुल ने खुद को संभाला और धीरे से कहा, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। मुझे बताओ क्या हुआ था। लड़की की परछाई धीरे धीरे कमरे के बीच में उतरी और उसकी आवाज अब कमरे की हर दीवार पर गूंजने लगी। मेरी मौत, मेरी दर्द, इसे कोई नहीं जान पाया, और अब अगर तुम मेरी सच्चाई नहीं उजागर करोगे तो तुम्हारा अंत भी मेरे दुख के समान होगा। राहुल का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत और भी मजबूत हो गई। उसने निर्णय लिया कि वह सच सामने लाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी भूतियां और डरावनी रातों का सामना क्यों न करना पड़े। वह लड़की की आत्मा के सामने बैठा, उसके चारों ओर फैली ठंडी हवा और डरावनी रोशनी को महसूस करते हुए अपने आप से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं सच सबके सामने लाऊंगा। लेकिन तभी कमरे का तापमान और भी गिरने लगा और परछाई अचानक एक तेज झटका देकर कमरे के एक कोने में चली गई। राहुल ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल शुरू हुई है। असली डर अभी बाकी है और रहस्य धीरे धीरे खुलने वाला है। राहुल अब पूरी तरह चौकस और सतर्क हो गया था। पिछले 5 रातों के डरावने अनुभवों ने उसके दिमाग में सवालों का तूफान ला दिया था। वह जानता था कि अब डर केवल कॉल और परछाई तक सीमित नहीं है। यह लड़की की मौत और उसके पीछे छुपे रहस्य का समय था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, राहुल का फोन फिर से कंपाने लगा। स्क्रीन पर वही अज्ञात नंबर ब्लिंक कर रहा था। राहुल ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ वही दर्द भरी आवाज आई, राहुल, अब तुम जानोगे सच, मेरी मौत, मेरे साथ क्या हुआ था। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। पर्दे हवा में उड़ रहे थे और कमरे के कोनों में धुंध धीरे धीरे घुलने लगी। फिर अचानक कमरे की दीवारों पर लड़की की आधी अधूरी तस्वीरें और नोट्स प्रकट होने लगी। राहुल समझ गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह लड़की अपनी कहानी स्वयं उजागर कर रही थी। लड़की की आवाज अब स्पष्ट और तेज हो गई। राहुल, मैं कॉलेज में अकेली थी। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे धमकाया गया, मेरा डर देखा गया और अंत में मुझे मारने के लिए मजबूर किया गया। मेरी मौत, यह आत्महत्या नहीं थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। वह अब समझ गया कि यह कॉल, यह आवाज और यह परछाई केवल एक भूतिया चेतावनी नहीं थी। यह लड़की का अधूरा सच था जिसे अब किसी ने सुनना था। कमरे की नीली और लाल रोशनी का मिश्रण जो पहले डर पैदा कर रहा था, अब इस रहस्य को और भी स्पष्ट कर रहा था। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा साफ दिखाया। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध था, लेकिन अब उसके शब्दों में एक आशा की झलक भी थी। अगर तुम मेरे साथ हो राहुल, तो मेरा सच सामने आएगा और जो लोगों ने मुझे सताया उन्हें सजा मिलेगी। पर अगर तुम नहीं रुके तो तुम भी मेरे दर्द का हिस्सा बन जाओगे। राहुल ने खुद को संभाला। वह जानता था कि अब डरावनी रातों का सामना केवल कॉल और परछाई से नहीं होगा। अब उसे सच्चाई की खोज, लड़की की मदद और भूतिया खतरे से मुकाबला करना था। उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। कमरे की हवा अब और ठंडी हो गई। पर्दे जोर जोर से हिलने लगे, लेकिन राहुल ने खुद से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं सच सामने लाऊंगा, डर मुझे रोक नहीं सकता। और इसी क्षण लड़की की परछाई धीरे धीरे कमरे के बीच में स्थिर हो गई। राहुल ने महसूस किया कि अब कहानी केवल डर की नहीं, सच उजागर करने की लड़ाई भी बन चुकी थी। राहुल अब पूरी तरह चौकस था। पिछले 6 रातों के अनुभवों ने उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा कर दिए थे। हर बार जैसे ही घड़ी 12 बजे बजती, वह जानता कि सिर्फ कॉल नहीं आएगा, बल्कि लड़की का भूतिया संदेश उसके सामने प्रकट होगा। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर ठहरी, राहुल का फोन फिर से कंपाने लगा। स्क्रीन पर वही अज्ञात नंबर ब्लिंक कर रहा था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ वही टूटी फूटी डरावनी आवाज आई, राहुल, अब तुम जानोगे कि मैं कौन हूं और क्या हुआ था। कमरे की हवा ठंडी और भारी हो गई। पर्दे अपने आप हिलने लगे और कमरे के कोनों में धुंध फैल गई। तभी फोन की स्क्रीन पर एक पुरानी फोटो दिखाई दी। वही लड़की जो राहुल के कॉलेज की सीनियर थी।
तस्वीर के पीछे कुछ शब्द हल्के हल्के चमक रहे थे। मैं अकेली नहीं मर सकती, मुझे सच बताना होगा। राहुल ने महसूस किया कि यह लड़की की आत्मा असली पहचान उजागर कर रही थी। वह डर और उत्सुकता से झुककर स्क्रीन की ओर देखने लगा। अचानक कमरे के चारों ओर हल्की नीली और लाल रोशनी फैल गई और लड़की की परछाई कमरे के बीच में प्रकट हुई। लड़की ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसे तुम कॉलेज में जानते थे। मेरी मौत केवल आत्महत्या नहीं थी, मेरे साथ अन्याय हुआ, धमकाया गया और अंत में मुझे मारने के लिए मजबूर किया गया। अब यह सच दुनिया के सामने आएगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। राहुल का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगा। डर मुझे रोक नहीं सकता। लड़की ने सिर हिलाया और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी प्रकट हुई। यह डायरी उसकी जिंदगी के छुपे हुए पहलुओं और कॉलेज में हुए अत्याचार की गवाही दे रही थी। राहुल ने महसूस किया कि अब डर केवल आवाज और परछाई का नहीं था, यह डायरी सच की कुंजी थी। कमरे की ठंडी हवा और भी बढ़ गई, लेकिन राहुल ने खुद को शांत किया। उसे समझ में आया कि अब कहानी सिर्फ डर की नहीं रही, यह सच उजागर करने की जंग बन चुकी थी। लड़की की आत्मा अब उसकी ओर देखकर धीरे धीरे कमरे की बत्तियों में चमक रही थी, जैसे कह रही हो, अब तुम्हें मेरी मदद करनी है राहुल, या फिर यह डर कभी खत्म नहीं होगा। राहुल ने लड़की की हाथ में दिखाई गई पुरानी डायरी को सावधानी से उठाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डायरी की हर पन्नी से भूतियां, ठंडक और अजीब सनसनी फैल रही थी। उसने धीरे धीरे पहला पन्ना खोला। वहां कुछ लिखे शब्दों ने उसे सिहरने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम सिया है। मेरी मौत केवल मेरी नहीं थी। कॉलेज में कुछ लोग मुझे डराते थे, धमकाते थे और अंत में मुझे मारने की कोशिश की। अब मेरी आत्मा शांति नहीं पा सकती। राहुल, तुम मेरी मदद कर सकते हो। राहुल ने महसूस किया कि यह कहानी अब केवल डर की नहीं, बल्कि सच्चाई की खोज बन चुकी थी। उसने अगले पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। डायरी में सिया ने अपने दोस्तों, उनके दुर्व्यवहार और उन छुपे हुए खतरों का जिक्र किया था जिनके कारण उसकी मौत हुई। जैसे ही राहुल पढ़ रहा था, कमरे की हवा और ठंडी होने लगी। पर्दे जोर जोर से हिलने लगे और कंप्यूटर की स्क्रीन पर अचानक गड़बड़ी होने लगी। यही वह पल था जब राहुल ने महसूस किया कि यह केवल मानसिक डर नहीं है, असली खतरा अब सामने आ गया था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और बंद हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। राहुल का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने डायरी के सुरागों के अनुसार कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड खोलने की कोशिश की। तभी उसे पता चला कि सिया की मौत में सिर्फ आत्महत्या नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की थी। कमरे के अंधेरे कोनों में हल्की नीली और लाल रोशनी का मिश्रण फैल गया। पर्दे हवा में उड़ रहे थे और एक फूटते हुए साये ने धीरे धीरे राहुल की ओर कदम बढ़ाया। यह पहली बार था जब उसे सच्चा भूतिया खतरा महसूस हुआ। वह सिर्फ कॉल या आवाज का डर नहीं था, बल्कि सिया की आत्मा के रूप में भयावह चेतावनी थी। राहुल ने खुद को काबू में रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सिया, मैं सच सबके सामने लाऊंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं। सिया की परछाई थोड़ी स्थिर हुई। उसकी आंखों में अब केवल दर्द नहीं, बल्कि एक आशा की झलक भी थी। वह धीरे धीरे कमरे के ऊपर मंडराती रही और राहुल ने समझ लिया कि अब सिर्फ डर के सामने खड़ा होना पर्याप्त नहीं है। उसे सिया के रहस्य को उजागर करने और असली खतरों से निपटने के लिए सच की राह पर कदम बढ़ाना होगा। राहुल अब पूरी तरह सच को जानने के लिए तैयार था। पिछले 8 रातों के अनुभवों ने उसे डर और साहस दोनों सिखा दिए थे। डायरी के सुराग और कॉल्स ने उसे यह एहसास दिला दिया था कि सिया की आत्मा केवल सच सामने लाने की चाहत से ही शांत हो सकती है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, फोन ने खुद ब खुद कंपाना शुरू कर दिया। राहुल ने गहरी सांस ली और कॉल उठाई। दूसरी तरफ वही डरावनी आवाज आई, लेकिन इस बार स्वर में एक नई गंभीरता और शांति की झलक थी। राहुल, अब मैं सीधे तुमसे बात कर सकती हूँ। सुनो,
और समझो, मेरी मौत केवल मेरी कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने मुझे परेशान किया और जो आज भी छिपे हुए हैं। कमरे में हल्की नीली और लाल रोशनी फैल गई, पर्दे हवा में हिलने लगे और कमरे की दीवारों पर धुंध जैसी परछाई घूमने लगी। राहुल ने महसूस किया कि अब वह केवल पढ़ या देख नहीं रहा था, वह सिया के सामने खड़ा था, उसकी आत्मा के रूप में। सिया की परछाई धीरे धीरे कमरे के बीच में स्थिर हुई। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध था, लेकिन अब उसके शब्दों में एक निर्णय और उम्मीद भी झलक रही थी। राहुल, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मेरा सच सामने आएगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें डर, भ्रम और रहस्यों का सामना करना होगा। जो लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे थे, उनके चेहरे सामने आएंगे। राहुल कांपते हुए भी दृढ़ हुआ। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा सिया, मैं सब कुछ उजागर करूंगा, डर मुझे रोक नहीं सकता। सिया ने उसकी ओर देखा और उसकी आवाज में हल्की मुस्कान आई। ठीक है, लेकिन याद रखो राहुल, यह रास्ता केवल डर और सच्चाई से भरा है, और जो आने वाला है वह केवल शुरुआत है। कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई, पर्दे जोर जोर से हिलने लगे और कमरे में साया धीरे धीरे फैलते हुए राहुल के चारों ओर मंडराने लगा। राहुल समझ गया कि अब वह केवल कॉल और डायरी के रहस्य पर नहीं, बल्कि सिया के असली दुश्मनों और रहस्यमय खतरों का सामना करने वाला है। राहुल की आंखों में दृढ़ता और हिम्मत थी। उसने खुद से कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं सिया के सच को उजागर करूंगा, चाहे जो भी खतरा आए, मैं रुकेगा नहीं। और इस तरह राहुल ने पहली बार सिया के सीधे संवाद का सामना किया, जिससे कहानी में सस्पेंस और डर दोनों चरम पर पहुंच गए। राहुल अब पूरी तरह सच को उजागर करने के लिए तैयार था। पिछले 9 रातों के भयानक अनुभवों ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत कर दिया था। सिया की डायरी अब उसके हाथ में थी और उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता और जिज्ञासा थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिया की आवाज आई, राहुल, अब तुम्हें मेरी डायरी में छुपे सच को समझना होगा, यह तुम्हारा पहला कदम है। राहुल ने डायरी खोलकर पहले पन्नों को ध्यान से पढ़ा। वहां सिया ने विस्तार से लिखा था कि किस प्रकार कुछ छात्र और कॉलेज के लोग उसे धमकाते और डराते थे। उसने अपने डर और संघर्ष को शब्दों में उतारा था और हर पन्ना उसके दर्द और बेचैनी को उजागर कर रहा था। कमरे की हवा अब और ठंडी हो गई, पर्दे हवा में हिल रहे थे और कमरे के चारों ओर हल्की नीली और लाल रोशनी फैल गई। राहुल ने महसूस किया कि यह केवल भूतिया वातावरण नहीं है, सिया की आत्मा सच का मार्गदर्शन कर रही थी। जैसे जैसे राहुल पन्नों को पलटता गया, उसने एक महत्वपूर्ण सुराग पाया। सिया ने लिखा था कि उसके साथ अन्याय करने वाले लोग अभी भी कॉलेज में सक्रिय हैं और वे किसी भी कीमत पर उसका सच दबाना चाहते हैं। राहुल ने महसूस किया कि अब केवल डायरी पढ़ना पर्याप्त नहीं था, उसे सिया के दुश्मनों की पहचान और सबूत जुटाने होंगे। तभी कमरे के अंधेरे में हल्का सा साया अचानक बढ़ा। राहुल की धड़कन तेज हो गई। उसने देखा कि साया एक ओर बढ़ रहा था और कमरे के बीच में एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी, सिया का पुराना लॉगबुक और कुछ फोटोग्राफ। ये वही सबूत थे जो उसके दुश्मनों को उजागर कर सकते थे। राहुल ने खुद से कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं सिया के सच को सामने लाऊंगा और जो भी खतरा आए मैं सामना करूंगा। सिया की आवाज ने उसे प्रोत्साहित किया। ठीक है राहुल, अब तुम्हारा पहला कदम शुरू होता है। याद रखो, ये केवल शुरुआत है। जो लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके चेहरे अब सामने आएंगे और डर केवल तुम्हारे मन में है। असली दुनिया में मैं तुम्हारे साथ हूं। राहुल ने डायरी और लॉगबुक संभाली। अब वह जानता था कि यह कहानी सिर्फ डर की नहीं रही, बल्कि सच्चाई की खोज और न्याय की लड़ाई बन चुकी है। और इसी क्षण उसकी आंखों में ठान लेने वाला साहस झलकने लगा। वह डर और रहस्य दोनों का सामना करने के लिए तैयार था। राहुल अब पूरी तरह सच को उजागर करने के लिए तैयार था। सिया की डायरी और लॉगबुक उसके हाथ में थी और वह समझ गया था कि अब केवल डर का सामना करना पर्याप्त नहीं है। उसे सिया के दुश्मनों के सुराग खोजने
और उन्हें उजागर करने का काम शुरू करना था। जैसे ही उसने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड देखना शुरू किया, उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सिया के साथ अन्याय करने वाले लोग अभी भी सक्रिय हैं। उनके नाम, फोटो और व्यवहार डायरी में लिखे गए थे। राहुल ने महसूस किया कि अब केवल पढ़ाई नहीं बल्कि सावधानी और योजना की जरूरत थी। रात का समय आया और घड़ी ने फिर 12 बजे बजाया। राहुल ने फोन उठाया और दूसरी तरफ सिया की आवाज आई, राहुल, अब तुम्हें पहला खतरा दिखेगा। वे लोग जानते हैं कि तुम उनके पीछे हो और वे रुकेंगे नहीं। सतर्क रहो। कमरे में हल्की नीली और लाल रोशनी फैल गई। पर्दे जोर जोर से हिलने लगे और कमरे के अंधेरे कोनों में फीकी परछाइयां घूमने लगीं। राहुल ने महसूस किया कि अब डर केवल मानसिक नहीं था। सिया की आत्मा के माध्यम से वास्तविक खतरा उसके सामने खड़ा था। राहुल ने अपने लैपटॉप और डायरी के मदद से उन लोगों की पहचान करना शुरू किया। उसी समय कमरे के दरवाजे पर अचानक हल्की खटखटाहट हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल हवा की हल्की सरसराहट और कमरे में फैली ठंडी ठंडी धुंध थी। राहुल ने महसूस किया कि यह पहला संकेत था कि सिया के दुश्मन अब उसके आसपास हैं। यही पहला वास्तविक खतरा था। उसकी हिम्मत और भी मजबूत हो गई, लेकिन उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे। क्या वह समय रहते उन लोगों को पकड़ पाएगा और सिया का सच उजागर कर पाएगा? सिया की आवाज ने धीरे से उसे प्रोत्साहित किया, राहुल, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन याद रखो, यह केवल शुरुआत है। जो आने वाला है वह सबसे खतरनाक होगा और तुम्हें केवल बुद्धि और साहस से ही उसका सामना करना है। राहुल ने अपने मन में ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। वह अब केवल डायरी और लॉग बुक नहीं देख रहा था, वह सच्चाई और न्याय की दिशा में पहला कदम उठा चुका था। कमरे की ठंडी हवा, धुंध और परछाइयां उसके डर को और भी वास्तविक बना रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब साहस और दृढ़ता साफ झलक रही थी। राहुल अब पूरी तरह सच की खोज में जुट चुका था। सिया की डायरी और लॉग बुक ने उसे संकेत दिए थे कि उसके दुश्मन अब उसके आसपास हैं और वह पहली बार उनके निशाने पर आ चुका है। अब डर केवल कॉल या परछाई तक सीमित नहीं था, यह वास्तविक खतरे की चेतावनी थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, राहुल का फोन कंपाने लगा। उसने गहरी सांस ली और कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिया की आवाज आई, राहुल, अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। वे लोग जान गए हैं कि तुम उनके पीछे हो। पहला आमना सामना जल्द ही होगा, तैयार रहो। कमरे में हल्की नीली और लाल रोशनी फैल गई। पर्दे हवा में जोर जोर से हिलने लगे और कमरे की दीवारों पर अजीब साए घूमने लगे। राहुल ने महसूस किया कि अब डर केवल मानसिक नहीं बल्कि सत्य और खतरे का मिश्रण बन चुका था। राहुल ने लैपटॉप और डायरी की मदद से पहला ठोस सुराग खोजा। एक छात्र जो सिया के खिलाफ मुख्य आरोपी था, उसी दिन उसके हॉस्टल के पास देखा गया था। राहुल ने महसूस किया कि अब केवल पढ़ना और अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं है, उसे सीधा सामना करना होगा। रात के इस डरावने माहौल में कमरे का दरवाजा अचानक खुला और बंद हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। उसी क्षण कमरे के कोनों में हल्की धुंध और ठंडी हवा ने वातावरण को और भयावह बना दिया। राहुल ने खुद को स्थिर करते हुए कहा, अब डरने का समय नहीं है, मैं इसका सामना करूंगा। तभी फोन में सिया की आवाज ने उसे प्रोत्साहित किया, राहुल, याद रखो, यह केवल पहला कदम है। जो लोग सिया के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके असली चेहरे अब सामने आएंगे, लेकिन सावधान रहो, उनका इरादा खतरनाक है। राहुल ने डायरी और लॉग बुक को संभालते हुए कमरे की बत्तियां जलाई और अपने असली साहस को महसूस किया। उसे समझ में आ गया कि अब केवल डर का सामना नहीं बल्कि सिया के दुश्मनों और रहस्यमय खतरों से निपटना उसकी प्राथमिकता है। कमरे की हवा अभी भी ठंडी थी, पर्दे हल्का हिल रहे थे, लेकिन राहुल की आंखों में दृढ़ता और साहस साफ दिखाई दे रहा था। वह अब जान चुका था कि डर केवल शुरुआत है और असली चुनौती अब उसके सामने है। राहुल अब पूरी तरह सच की खोज में जुट चुका था। पिछले 12 रातों के अनुभवों ने उसे मानसिक रूप से मजबूत कर दिया था,
लेकिन डर अभी भी उसके दिल में गूंज रहा था। सिया की डायरी और लॉगबुक ने उसे संकेत दिए थे कि उसके दुश्मन सक्रिय हैं और अब उसका पहला ठोस सुराग मिलने वाला था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, राहुल का फोन कंपाने लगा। उसने कॉल उठाई और दूसरी तरफ सिया की आवाज आई, राहुल, यह पहला मौका है जब तुम्हें उनके बारे में सच में पता चलेगा। ध्यान से देखो और सावधान रहो। कमरे में हल्की नीली और लाल रोशनी फैल गई। पर्दे हवा में हिलने लगे और कमरे के कोनों में धुंध और परछाइयों का भूतिया मिश्रण फैल गया। राहुल ने महसूस किया कि अब डर केवल मानसिक नहीं बल्कि वास्तविक और खतरनाक बन चुका था। राहुल ने डायरी और लॉगबुक की मदद से कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड चेक किए। उसे पता चला कि सिया के साथ अन्याय करने वाले छात्र में से एक उस समय हॉस्टल के पास देखा गया था। तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुला और बंद हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर चाल पर नजर रख रही हो। राहुल ने साहस जुटाया और लॉगबुक के सुरागों के अनुसार हॉस्टल के पास जाकर छुप कर देखा। उसकी धड़कन तेज थी। अंधेरे में उसने एक शक की शक्ल देखी। वही छात्र जो डायरी में आरोपी था, वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा था। तभी राहुल ने फोन में सिया की आवाज सुनी, राहुल, ये वही समय है जब तुम्हें सावधान रहना होगा। वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन डर मत, मेरा साहस तुम्हारे साथ है। राहुल ने अपनी हिम्मत और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए पहली बार सीधे सिया के दुश्मन के करीब गया। उसने देखा कि छात्र कुछ संदिग्ध कागजात और फोटो ले जा रहा था जो सिया के सच को दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। राहुल ने तय किया कि अब केवल डर से पीछे नहीं हटना है। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और सावधानी से उस छात्र की गतिविधियों को नोट करना शुरू किया। कमरे की ठंडी हवा और अंधेरे में हल्की नीली लाल रोशनी ने माहौल और डरावना बना दिया, लेकिन राहुल की आंखों में अब साहस और दृढ़ता झलक रही थी। इस रात राहुल ने पहली बार महसूस किया कि डर केवल आवाज या परछाई नहीं है, यह सच्चाई का सामना करने और खतरे से जूझने की लड़ाई बन चुकी है। और यही पहला बड़ा मोड़ था। पहला ठोस सुराग सामने आया और असली डर अब उसकी आंखों के सामने खड़ा था। राहुल अब पूरी तरह सच की खोज और सिया की मदद में जुट चुका था। पिछले 13 रातों के डरावने अनुभवों ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना दिया था, लेकिन अब उसका सामना असली खतरे से होने वाला था। सिया की डायरी और लॉगबुक ने उसे संकेत दिए थे कि उसके दुश्मन अब सच के सामने आने से डर रहे हैं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, राहुल का फोन कंपाने लगा। उसने कॉल उठाई और दूसरी तरफ सिया की आवाज आई, राहुल, अब तुम्हें उनके वास्तविक रूप का सामना करना होगा। यह पहला मौका है जब सच सामने आएगा। कमरे में हल्की नीली और लाल रोशनी फैल गई। पर्दे जोर जोर से हिलने लगे और कमरे के कोनों में धुंध और भूतियां परछाइयां घूमने लगी। राहुल ने महसूस किया कि अब डर केवल मानसिक नहीं बल्कि सच्चाई और खतरे का मिला जुला रूप बन चुका था। राहुल ने अपने नोट्स और डायरी के सुरागों के आधार पर उस छात्र के पास जाना शुरू किया जो सिया के साथ अन्याय करने वाला मुख्य आरोपी था। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उसने देखा कि छात्र कुछ कागजात और फोटो ले जा रहा था, जिन्हें देखकर सिया के सच को दबाने का इरादा स्पष्ट हो गया। तभी कमरे के अंधेरे में हल्की हवा चली और पर्दे जोर जोर से हिले। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि छात्र उसकी ओर घूम रहा है। राहुल ने तुरंत खुद को छिपाया। उसके कानों में सिया की आवाज गूंजने लगी, राहुल, डर मत, मेरा साहस तुम्हारे साथ है। यह पहला आमना सामना है, लेकिन तुम्हें पीछे हटना नहीं है। सच को उजागर करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। राहुल ने साहस जुटाया और धीरे धीरे छात्र के पीछे से कदम बढ़ाए। उसने देखा कि छात्र कमरे के दरवाजे के पास एक संदिग्ध फाइल डालने वाला था। राहुल ने तय किया कि अब समय आ गया है। उसे पहले आमने सामने झांककर सच के सबूत सुरक्षित करने होंगे। कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई। नीली और लाल रोशनी का मिश्रण माहौल को डरावना बना रहा था, लेकिन राहुल ने खुद को संभाला। उसने ध्यान से कदम बढ़ाए और आखिरकार फाइल उसके हाथ में आ गई। छात्र कुछ पल के लिए चौंका
और उसी पल राहुल ने डायरी और फाइल के साथ पहली बड़ी सफलता हासिल कर ली। सिया की परछाई कमरे के ऊपर धीरे धीरे स्थिर हुई। उसकी आंखों में दर्द अब कम था और मुस्कान की झलक दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, राहुल, ये पहला कदम है। डर केवल शुरुआत है, लेकिन अब सच धीरे धीरे उजागर होगा। राहुल ने महसूस किया कि अब केवल डर का सामना करना नहीं है, उसे सिया के दुश्मनों और रहस्य दोनों से लगातार मुकाबला करना होगा। और इसी रात उसने पहली बार वास्तविक खतरों का सामना किया और सच की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया। राहुल अब पूरी तरह सच की खोज और सिया की मदद में जुट चुका था। पिछले 14 रातों के डरावने और भूतिया अनुभवों ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना दिया था। पहली बार उसने सीधे सिया के दुश्मनों का सामना किया, लेकिन अब नया रहस्य और खतरनाक मोड़ सामने आने वाला था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, राहुल का फोन कंपाने लगा। उसने कॉल उठाई और दूसरी तरफ सिया की आवाज आई, राहुल, अब तुम्हें सिर्फ दुश्मनों का पता ही नहीं चलेगा, बल्कि उनका असली इरादा भी सामने आएगा। सावधान रहो, यह नई रात तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक होगी। कमरे में नीली और लाल रोशनी फैल गई। पर्दे जोर जोर से हिलने लगे और कमरे की दीवारों पर भूतिया परछाइयों का डरावना खेल शुरू हो गया। राहुल ने महसूस किया कि अब डर केवल मानसिक नहीं, बल्कि सच्चाई और खतरे का मिला जुला रूप बन चुका है। राहुल ने डायरी और लॉग बुक के आधार पर अगले सुराग की तलाश शुरू की। उसे पता चला कि कॉलेज में कुछ लोग जो सिया के खिलाफ थे अब भी सक्रिय हैं और वे हर कीमत पर सच को दबाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल ने तय किया कि उसे उनकी चालों को पकड़ना होगा। अचानक कमरे में हल्की हवा चली और पर्दे जोर जोर से हिलने लगे। तभी उसने महसूस किया कि कमरे के अंधेरे कोनों में एक और परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह केवल छात्र या दुश्मन नहीं था, यह कुछ और, एक भयानक चेतावनी की तरह लग रहा था। सिया की आवाज ने फिर से कानों में गूंजा, राहुल, यह नया खतरा है। तुम्हें केवल डर पर काबू पाकर ही इसे सामना करना होगा। वे लोग केवल सिया के दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारे रास्ते में आने वाले भूतिया खतरे भी हैं। तैयारी रखो। राहुल ने ठंडक और डर के बावजूद अपने साहस को मजबूत किया। उसने लॉग बुक और डायरी के माध्यम से अपने अगले कदम तय किए। अब उसे न केवल सिया के दुश्मनों के बारे में जानकारी जुटानी थी, बल्कि उनके इरादों और छुपे हुए रहस्यों का पता लगाना भी आवश्यक था। कमरे की ठंडी हवा, धुंध और परछाइयों ने माहौल और भयावह बना दिया, लेकिन राहुल की आंखों में साहस और दृढ़ता झलक रही थी। उसने खुद से कहा, अब केवल डर का सामना करना पर्याप्त नहीं है, मुझे सिया के सच और दुश्मनों के इरादों को उजागर करना होगा, और जो भी आए मैं डरूंगा नहीं। इस तरह राहुल ने पहली बार नए और खतरनाक रहस्य का सामना किया और कहानी में सस्पेंस और डर का स्तर और भी बढ़ गया। अब सिया का सच धीरे धीरे उजागर होने वाला था, लेकिन उसके दुश्मनों और भूतियां खतरे अभी भी राह देख रहे थे। राहुल अब धीरे धीरे सिया की मौत के पीछे की सच्चाई के करीब पहुंच रहा था। डायरी और लॉगबुक के पन्ने उसे लगातार नए सुराग दे रहे थे, लेकिन हर नया सुराग उसे और गहरे अंधेरे और खतरे में धकेल रहा था। उसने पहली बार दुश्मनों के इरादों को महसूस किया था और जान गया था कि वे उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, राहुल का फोन फिर से कंपाने लगा। उसने कॉल उठाया और सिया की आवाज आई, राहुल, अब तुम्हें असली सबूत मिलेगा, लेकिन सावधान रहो, यह रात सबसे खतरनाक है। दुश्मन अब तुम्हें पहचान चुके हैं। कमरे की दीवारों पर अचानक अजीब साए उभरने लगे। नीली और लाल रोशनी का मिश्रण कमरे को किसी भयानक कब्रिस्तान जैसा बना रहा था। राहुल ने महसूस किया कि सिया की आत्मा अब उसे किसी ठोस दिशा में ले जा रही है। उसने डायरी के कुछ पन्ने पलटे और पाया कि सिया ने अपनी आखिरी रात की घटना लिखी थी। उसमें उसने लिखा था कि किस तरह उसे हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर बुलाया गया, जहां कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तय किया कि अगर सच पाना है तो उसे उसी जगह जाना होगा। रात के अंधेरे में वह धीरे धीरे हॉस्टल की ओर बढ़ा।
ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी और हर कदम उसे अजीब सा डर महसूस करा रहा था। हॉस्टल की सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां भूतिया सन्नाटा है। हर तरफ धुंध फैली हुई थी और सीढ़ियों की रेलिंग पर साए मंडरा रहे थे। जैसे ही वह टॉप फ्लोर पर पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना दरवाजा आधा खुला हुआ है। अंदर से हल्की रोशनी और फुसफुसाहट जैसी आवाजें आ रही थीं। राहुल ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर उसे एक पुरानी अलमारी मिली और उसी में से कुछ पुराने कागजात और सिया की आखिरी फोटो बाहर गिरी। यह वही सबूत था जो सिया के दुश्मनों को बेनकाब कर सकता था। लेकिन उसी क्षण हवा अचानक बहुत तेज हो गई। कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल अंदर फंस गया। दीवारों पर साए और तेजी से घूमने लगे। अचानक एक काली परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। राहुल ने महसूस किया कि यह अब सिर्फ डर नहीं बल्कि दुश्मनों और भूतिया शक्तियों का असली सामना है। सिया की आवाज गूंजी, राहुल, अब तुम्हारी हिम्मत की असली परीक्षा है। सबूत तुम्हारे पास है, लेकिन अगर तुम डर गए तो सब खत्म हो जाएगा। राहुल ने गहरी सांस ली और सबूत को अपने बैग में सुरक्षित रखा। उसने खुद से कहा, चाहे कितनी भी ताकतें सामने आएं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सिया का सच सबके सामने लाऊंगा। और इसी क्षण उसने महसूस किया कि यह रात उसके जीवन की सबसे खतरनाक रात थी। राहुल के हाथ अब सिया के आखिरी सबूत तक पहुंच चुके थे। पुरानी अलमारी से मिले कागजात और फोटो यह साबित करने के लिए काफी थे कि उसकी मौत केवल आत्महत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन इन सबूतों के हाथ लगते ही हॉस्टल का माहौल अचानक और भी डरावना हो गया। टॉप फ्लोर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। खिड़कियों पर लगे शीशे टूटकर जमीन पर गिरने लगे। हवा इतनी ठंडी और तेज हो चुकी थी कि राहुल का शरीर कांपने लगा। दीवारों पर भूतियां परछाइयां घूमने लगीं, मानो वे जिंदा हों और राहुल को घेर रही हों। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। राहुल ने मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे सिया की परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी है। लेकिन यह वही मासूम सिया नहीं थी जिसे वह बार बार कॉल पर सुनता था। यह परछाई और भी भयावह थी। आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। राहुल के होश उड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सिया की आत्मा का गुस्सा है या फिर कोई दुश्मन ताकत उसकी शक्ल में सामने आई है। उसी पल परछाई ने भारी और टूटी फूटी आवाज में कहा, यह सच बाहर नहीं जाएगा। जो यहां आया वह कभी वापस नहीं गया। राहुल ने हिम्मत जुटाई। उसने बैग कसकर पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया। तभी दरवाजे के पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडी बर्फ जैसी पकड़, मानो किसी मृत इंसान का हाथ हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। केवल उसके फोन की टॉर्च जल रही थी। उस टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर खून से लिखा था, सच को मत छेड़ो वरना मौत तुम्हारे साथ होगी। राहुल का माथा पसीने से भीग गया, लेकिन उसने अपने आप से कहा, अगर मैं अभी डर कर पीछे हट गया तो सिया की आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। मुझे यह सबूत बाहर ले जाना ही होगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी और आखिरकार दरवाजा टूट गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर भागा, सीढ़ियों पर खड़े 3 काले साए उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनकी आंखें अंधेरे में लाल लाल चमक रही थीं। राहुल अब पूरी तरह गिर चुका था। हॉस्टल की सीढ़ियों पर उसका और इन डरावनी ताकतों का आमना सामना होना तय था। राहुल हॉस्टल की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके सामने 3 काले साए रास्ता रोककर खड़े थे। उनकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और शरीर से धुंध जैसी धुआं निकल रहा था। उनके कदमों की आहट जमीन पर नहीं बल्कि सीधे राहुल के दिल में दस्तक कर रही थी। राहुल ने बैग कसकर पकड़ा। वह जानता था कि उसके पास जो सबूत हैं वे इन परछाइयों को सबसे ज्यादा खल रहे हैं। अचानक एक साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी ठंडी छाया जैसे राहुल की छाती पर भारी पत्थर बनकर बैठ गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसी पल अचानक माहौल बदल गया। हवा में घंटियों की सी आवाज गूंजी।
एक हल्की नीली रोशनी सीढ़ियों पर फैल गई और ठीक राहुल के सामने सिया की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह डरी हुई, टूटी फूटी आवाज वाली सिया नहीं थी। उसके चेहरे पर दर्द जरूर था, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। सिया की आत्मा ने जोर से कहा, रुको, ये मेरा सच है और इसे दबाने की ताकत अब किसी में नहीं है। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, तीनों साएं पीछे हटने लगे। उनकी लाल आंखें बुझने लगीं और धुंध बिखरने लगी, लेकिन वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए। उनमें से एक ने गहरी गुर्राहट के साथ कहा, तुम हमें रोक नहीं सकती, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सिया ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसमें उम्मीद भी थी। उसने धीरे से कहा, राहुल, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सच को उजागर करना तुम्हारा काम है। मेरा दर्द तभी खत्म होगा जब तुम इन कागजों और सबूतों को सही जगह तक पहुंचाओगे। राहुल ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। पहली बार उसने सिया को इतनी स्पष्ट और मजबूत रूप में देखा था। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। सीढ़ियों पर खड़े साए अब धीमे धीमे गायब हो रहे थे, मानो सिया की रोशनी उन्हें जला रही हो। लेकिन जाते जाते वे फिर से धमकी दे गए, अगर सच बाहर गया तो तुम्हारी मौत तय है। राहुल ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसके साथ सिया की परछाई भी चल रही थी। अब वह जान चुका था कि यह जंग केवल भूतों और डर की नहीं है, बल्कि एक अधूरी आत्मा की न्याय की लड़ाई है। राहुल आखिरकार हॉस्टल की सीढ़ियों से बाहर निकल पाया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथों में वो सबूत थे जिनसे सिया का सच दुनिया के सामने लाया जा सकता था। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल ठंडी हवा और उसके अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही राहुल ने बाहर कदम रखा, सिया की परछाई उसके पीछे पीछे चलती रही। उसकी मौजूदगी अब राहुल को डराने के बजाय हिम्मत दे रही थी। वह खुद से कह रहा था, अब बस थोड़ी दूर और मुझे ये सबूत अपने दोस्तों तक पहुंचाने होंगे, वे मेरी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही वह मुख्य गेट के पास पहुंचा, अचानक उसका फोन जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर चमक रहा था। राहुल हिचकिचाया, लेकिन कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ वही टूटी फूटी आवाज आई, राहुल, जल्दी करो, वो तुम्हें देख रहे हैं। राहुल का खून ठंडा हो गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हॉस्टल के बाहर पेड़ों की छाया में उसे कुछ हलचल नजर आई। 3 आदमी काले कपड़ों में वहां खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। राहुल समझ गया कि ये वही लोग हैं जो सिया की मौत के जिम्मेदार थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बैग कसकर पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन तभी उनमें से एक ने जोर से कहा, भागने की कोशिश मत करना राहुल, वो सबूत हमारे हैं और आज रात या तो वो हमें मिलेंगे या तुम्हारी जिंदगी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह अब सिर्फ भूतों और परछाइयों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि जीते जागते इंसानों के बीच की जंग थी, जिनके पास ताकत और निर्दयता दोनों थी। सिया की परछाई ने राहुल के कान में फुसफुसाया, डरो मत, यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी छीनी। अब तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि इंसानों का लालच और बुराई भूतों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। राहुल ने तय कर लिया कि चाहे जैसे भी हो, वह इन दुश्मनों के हाथ नहीं लगेगा। उसने धीरे धीरे एक दूसरा रास्ता चुना और अंधेरे में भागने लगा। लेकिन उसके कदमों की आहट सुनते ही वे तीनों आदमी उसका पीछा करने लगे। उस रात हॉस्टल के बाहर का मैदान एक खतरनाक पीछा और डरावनी जंग का मैदान बन गया। राहुल मैदान की ओर भाग रहा था और पीछे से तीनों आदमी उसका पीछा कर रहे थे। अंधेरे में उनके कदमों की धमक और ठंडी हवा की सीटी मिलकर माहौल को और डरावना बना रही थी। राहुल के हाथ में बैग कसकर पकड़ा हुआ था, जिसमें सिया की डायरी और सबूत थे। वह जानता था कि अगर यह कागज दुश्मनों के हाथ लग गए तो सिया का सच हमेशा के लिए दब जाएगा। अचानक उनमें से एक आदमी ने राहुल का रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता साफ झलक रही थी। उसने गुस्से में कहा,
ये सबूत हमारे खिलाफ किसी ने नहीं देखना चाहिए। इन्हें हमें दे दो, वरना आज रात यहीं तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। राहुल का गला सूख गया। उसका शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपने भीतर से हिम्मत जुटाई। उसी पल उसके पीछे से नीली रोशनी फैलने लगी। यह रोशनी धीरे धीरे तेज होकर पूरे मैदान में चमक उठी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वहां सिया की आत्मा खड़ी थी, लेकिन इस बार सिया वैसी कमजोर परछाई नहीं थी। उसकी आंखों में तेज चमक थी और आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने तीनों आदमियों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी छीनी, अब न्याय से नहीं बच सकते। तीनों आदमी अचानक कांपने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दौड़े, नीली रोशनी ने उन्हें घेर लिया। चारों तरफ से हवाएं तेज होने लगीं, पेड़ों की शाखें हिलने लगीं और मैदान में अजीब सी गूंज फैल गई। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि सिया की आत्मा अब अपनी पूरी ताकत के साथ सामने है। वह उन तीनों आदमियों पर टूट पड़ी। उनकी चीखें रात के अंधेरे में गूंज उठीं। वे जमीन पर गिर पड़े, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबा रही हो। सिया ने धीरे धीरे राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें सुकून था। उसने कहा, धन्यवाद राहुल, तुम्हारे साहस ने मुझे न्याय दिलाया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। नीली रोशनी धीरे धीरे और तेज हुई और फिर आसमान की ओर उठने लगी। राहुल ने देखा कि सिया की परछाई मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गायब हो रही है। हवा रुक गई, मैदान शांत हो गया और तीनों आदमी बेहोश जमीन पर पड़े थे। राहुल वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आंसू और दिल में सुकून ली। उसने बैग कसकर पकड़ा और मन ही मन कहा, सिया, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगा। तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। रात के अंधेरे में एक हल्की ठंडी हवा चली, जैसे सिया की आत्मा आखिरी बार राहुल को अलविदा कह रही हो। और इस तरह फोन पर आया मौत का कॉल सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रहा, बल्कि एक अधूरी आत्मा के न्याय और सच्चाई की जीत की गवाही बन गया। तो दोस्तों, ये थी फोन पर आया मौत का कॉल, एक डरावनी, रहस्यमयी और सच्चाई की लड़ाई की कहानी। क्या राहुल ने सिया की आत्मा को न्याय दिलाया? क्या उसके बाद भी ये कॉल्स बंद हो गए, या अब भी कोई अनकही दहशत बाकी है? ये फैसला आप करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी, गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, फोन पर, टीवी पर या लैपटॉप पर। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम जल्द ही लेकर आएंगे एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी। तब तक याद रखिए, डर वही असली है जो नजर नहीं आता।